दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जन आपका स्वागत करता हूं। अफसरी के इस खास एपिसोड में हमारे बीच 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे स्कूली शिक्षा से लेकर आईएएस बनने तक की जानकारी लेंगे और आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले धमतरी गोट में आपका स्वागत है। नमस्कार संजय जी, काफ़ी अच्छा है कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर, मैं चाहता हूं कि हालांकि आप 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, फिर भी आपका छोटा सा परिचय, आपकी स्कूली शिक्षा दीक्षा, मम्मी पापा और आपकी आईएएस बनने तक की कहानी थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं अविनाश मिश्रा, बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है झुंगापली, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ और वहाँ पे मैंने स्कूल शिक्षा स्पेशली प्राइमरी स्कूलिंग मैंने वहाँ पे किया और पास में मैंने हाई स्कूलिंग, पास के गांव है वहाँ पे हाई स्कूलिंग किया था। मम्मी मेरे टीचर रही है, पापा एक टाइम में टीचर होते थे, फिर छोड़ दिया उन्होंने और दोनों ने मुझे पढ़ाया। स्पेशली मेरी मम्मी इनफैक्ट मेरे प्राइमरी स्कूल में टीचर भी रही है और उसके बाद प्राइमरी स्कूल में टीचर रहे। उसके बाद मैं कटक आया 11th-12th पढ़ने के लिए। वहाँ पे मेरे पापा ने बोला कि वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। कटक में मैं स्टुअर्ट साइंस कॉलेज में पढ़ा। फिर मैं IIT खड़गपुर गया बीटेक करने के लिए, मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत स्टडीज किया और फिर यूपीएससी में फिर सिलेक्शन हुआ 2018 में। इस तरीके की मेरी सफ़र रही है, गांव से, छोटे से गांव से जैसे दिल्ली फिर थोड़ा बहुत कुछ टाइम मैंगलोर वगैरह में, इस टाइप का रहा मेरा जर्नी। दिल्ली में सर आप जब यूपीएससी की पढ़ाई करने गए तो काफी कैसा रहा सर, वहाँ का अनुभव कैसा रहा सर? क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा सर आपको? क्योंकि युवाओं की एक सोच है, हर युवा चाहता है बड़ा अधिकारी आईएएस बनना चाहता है, तो उसके बारे में बताएं सर दर्शकों को कि किस टाइप का माहौल रहता है, क्या वहाँ पे दिल्ली में जो स्ट्रगल करना पड़ता है सर? दिल्ली में जो स्पेशली यूपीएससी प्रिपरेशन का मैंने ये ठाना था, एक रीजन था कि स्पेशली मेरे गांव में उतना स्कोप नहीं था और गांव में वो माहौल भी नहीं है प्रिपरेशन करने का। और प्लस बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे जो हमेशा से जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्टार्टअप सर्कल में वो भी काम कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी अपडेटेड रहता था। और मेरे लिए दिल्ली जाना बहुत बड़ी, जैसे पहले यहाँ प्रिपरेशन करना बहुत नया नहीं था, तो इससे पहले भी मैंने IIT JEE का प्रिपरेशन किया था कटक में और मेडिकल का मैंने प्रिपरेशन किया था। वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण ये रहा क्योंकि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है IIT के लिए। और मुझे लगता है कि उसके बाद जैसे कि बीटेक में मैं गया तो वहाँ पे भी बहुत कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। बीटेक में भी स्पेशली IIT में बहुत कॉम्पिटिशन्स रहता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स रहता है। तो वहाँ पे एक बार वहाँ के एटमॉस्फेयर देखने के बाद मुझे लगता है दिल्ली वाला काफ़ी रहता है और दिल्ली वाला माहौल बहुत ज़्यादा ये रहता है। फिर भी लगभग 4-5 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें से 30,000 के आसपास सिंसियर बच्चे रहते हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत सारे यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको प्रीलिम्स भी देना है, मेंस भी देना है। मेंस में आपका 7 पेपर है, लगभग ऐसे पेपर है, आपका ऑप्शनल है, उसमें काफ़ी सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। तो वो काफ़ी ये रही, उसमें काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही। बट आई थिंक बहुत इसी टाइम में मुझे याद है भी जो मेरे पेरेंट्स का हमेशा से साथ रहा है। मेरे पापा जब भी कभी भी फेलियर हो, मेरे पापा कभी भी नहीं बोलते थे अच्छा कभी भी ये नहीं करते थे तो छोड़ दे, ये करते, हमेशा से बोलते थे। हम लोग काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करते थे उस टाइम में। स्टिल सबके बावजूद पेरेंट्स हमेशा बोले कि अच्छा कोई नहीं, अगली बार बढ़िया कर लेगा तू। तो मेरे फादर का हमेशा से मेरे ऊपर काफ़ी फेथ रहा है, मैं देखा हूँ। इनफैक्ट जब भी 12th में था तो तब भी फेथ रहा है, उसके बाद कि IIT JEE का कर लोगे, उसके बाद UPSC का कर लोगे, मेरे पापा का हमेशा फेथ रहता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस टाइप का होना चाहिए, हमेशा बच्चों को ये करना चाहिए। और 2-3 अच्छे फ्रेंड्स मिले जो कि मुझे हमेशा से सपोर्ट किए थ्रू आउट द प्रिपरेशन और थ्रू आउट ये में। तो मुझे लगता है कि उनके ये में बहुत अच्छे से मुझे मेरा यूपीएससी भी क्लियर हो गया। सर, कैसी तैयारी करनी सर वहाँ को? क्योंकि युवा जाते हैं, क्योंकि 4-5 लोग जाते हैं, आपने बताया कि 30,000 लोग सिलेक्शन होते हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी कैसी करनी चाहिए वहाँ को? आपका मार्गदर्शन सर। एक तो यूपीएससी प्रिपरेशन से पहले आपको लगना चाहिए कि आप क्यों प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। आजकल इतने सारे अपॉर्चुनिटी हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं IITs में, तो बहुत अच्छी पैकेज निकलती है, बहुत अच्छे जगह पोस्टेड रहते हैं लोग।
कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ बड़े कॉर्पोरेट में जाते हैं। तो हमेशा से मुझे लगता है जितना भी युवा है, कोई भी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको हमेशा से पूछना चाहिए क्यों मैं सर्विस में आना चाहता हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि 3 लाख बच्चे हैं और उसमें से भी 180 बस बच्चे IAS में सिलेक्शन होना है। तो काफी मुश्किल है, काफी ये रहती है। अच्छा, और दूसरा है कि अगर मैं UPSC में सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या करूंगा, आपके पास क्या ऑप्शन है। तो हमेशा से ये थॉट रहना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास एक सेकंड ऑप्शन रहना चाहिए। मैं IIT से था और तो मुझे काफी अच्छा ये था कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारे थे। उसके बाद अपना नेटवर्क भी अच्छा था। इनफैक्ट बीच में एक बहुत बड़ी एजुकेशन स्टार्टअप के CEO ने मुझे ऑफर भी किया था कि अच्छे पोजीशन में। तो ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी काफी रही थी कि अच्छा मान लो UPSC नहीं होता तो कोई दूसरा चीजें भी कर लेता, क्योंकि 180 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। तो हमेशा से एक पहला पर्पस है कि आपको एक ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास कैरियर में क्यों मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप बन भी गए तो क्योंकि बहुत UPSC का जैसे प्रिपरेशन जितना स्ट्रगल है, उसके बाद जब सिविल जब काम करते हैं जी फील्ड में और ज्यादा स्ट्रगल जी है, क्योंकि आपको डेली इतना स्ट्रेस करना पड़ता है, सब चीजें मैनेज करना पड़ता है। तो आपको पर्पस रहना चाहिए कि क्यों करना चाहते हैं। और एक हमेशा हम लोगों का एक इनर, हमारा ये रहता है कि इनर साइड रहता है कि मान लीजिए कि तुम किस में खुश रहोगे। एक्चुअली आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए आपके लाइफ में, तो मुझे लगता है जो जिसमें खुश है तो उसमें उसको काम करना चाहिए। मेरा हमेशा बचपन में ऐसे रहा है कि मैं जब भी लोगों के साथ काम करता मुझे अच्छा लगता था, और अच्छा लगता था। इनफैक्ट 2-4 जो एरियाज मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे लोगों के साथ काम करना, थोड़ा बहुत उद्यमिता को बढ़ाना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, यूथ के साथ काम करना, ये सब हमेशा से मुझे अच्छे लगे। छोटे से टाइम से, मैं जब क्लास 8-9 से था तब से मैं ये सब काम करते आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बार आपका पर्पस आपका पर्पस बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी क्या है कि UPSC प्रिपरेशन वगैरह में आपका क्या है कि बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहती है। तो आपका हौसला हमेशा बुलंद रहे, क्योंकि आपका पर्पस अच्छा रहेगा तो हमेशा आप खुद के भीतर ढूंढोगे। बहुत सारी बार फेलियर देखने को मिलता है, जी तो आप ये करोगे कि क्यों बनना चाहता हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैं एक उड़ीसा कैडर के IAS ऑफिसर है, उनसे काफी इंस्पायर्ड हुआ करता था जी सर से, और मुझे हमेशा से मैं लगता था कि ऐसे बनाऊंगा कभी। जी जी तो 2-3 ऑफिसर्स हैं तो ऐसे लगता था कि इनके जैसे ही बनना है। तो हमेशा से ये आपके मन में आपके आइडियल कौन है, आप क्या चाहते हो और किसमें खुश रहोगे, उसको आप देख लो। उसके बाद बाकी सब चीजें आसान हो जाती हैं। प्रिपरेशन, बुक्स, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं, क्योंकि आपका इनर, एक बार आपका इनर चैनल ठीक हो जाए उसके बाद बुक्स सब पता है आपको। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है कि कौन सा किताब पढ़ना है, उसके बाद आपको कौन सा चीजें करना है, जैसे कि कौन सा टेस्ट देना है नहीं देना है, और सब चीजें आपको पता रहती है उसमें। लगभग सभी चीजें ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। सर, आपको काफी संभावनाएं थी, बहुत सारे सेक्टर में आपको ऑफर आया, लेकिन आपने IAS का सिलेक्शन क्यों किया सर? इसके पीछे क्या सोच रही सर आपकी, आपके पेरेंट्स की क्या सोच रही सर? नहीं, मुझे हमेशा से आप देखेंगे, जैसे मैं 2004 या 5 में मुझे लगता है एक बार मूवी देखा था, 2007 के अराउंड मैं देखा था, स्वदेश मूवी देखा था जी स्वदेश मूवी देख के बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे। लाइफ में आई थी, मैं हाई स्कूल में था तभी, जी और साथ में 2007 में देखा था, तो मुझे बहुत इंस्पायर्ड लगा कि मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं वो एक चीजें हैं, जैसे कि वो नासा में जॉब करता है और वापस आ जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक, मैं एक छोटा सा गांव से जर्नी करता हूँ, बहुत रिमोट है मेरे, जैसे हेडक्वार्टर से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है मेरे गाँव, और वैसे एक रिमोट एरिया से मैं फिर कटक जा गया, कटक से फिर खड़गपुर गया, बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ रहा। मुझे हमेशा से मन में था कि गाँव या लोगों के लिए फिर से ग्रास रूट में काम करना है, और लोगों के लिए, अलग अलग तबके के लोगों से काम करना है। और मुझे, मैं उसके बाद धीरे धीरे करके मैं जितना देखा और कुछ लोगों से देखा, मुझे लगा कि ये सेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं जैसे एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहा था, थोड़ा बहुत स्टार्टअप में भी काम किया, बट मुझे लगा कि अल्टीमेटली ये एक चीज़ है जो कि मैं 24 घंटे काम करना चाहता हूँ। और मुझे जब सिलेक्शन हुआ या जैसे पोस्टिंग रही, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ये रहता कि मैं लगभग 2.5 साल के आसपास नक्सल बेल्ट में, दंतेवाड़ा बस्तर में काम किया, फिर थोड़ा रूरल अर्बन बेल्ट में रायगढ़ में काम किया, फिर रायपुर में काम किया, रायपुर में पूरा अर्बन एरिया में नगर निगम म्युनिसिपल कमिश्नर रहा, और यहाँ पे भी। तो मुझे हमेशा से, मुझे अभी भी ये लगता है कि मैं जो डिसीजन लिया था काफी सही डिसीजन लिया था, क्योंकि इसमें इतना स्कोप है। अभी भी मेरे साथ लगभग सभी लोग कनेक्टेड हैं, जो स्टार्टअप में अच्छे कर रहे हैं या जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे कर रहे हैं, मेरे सारे दोस्तों से कनेक्टेड है। बट मुझे हमेशा से जब भी है दोस्तों से बात होती है, मुझे लगता है कि इंसान को वही चीजें करना चाहिए जिसमें वो खुश है।
अल्टीमेटली वही मैटर करता है कि आप कौन से काम करते करते आप बहुत खुश हैं। सर आप यूपीएससी की तैयारी करते, प्राइवेट जॉब भी किए सर दिल्ली के अंदर में, तो कैसे निकालते हैं सर? क्योंकि यूपीएससी बड़ा एग्जाम होता है, 180 लोगों का सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप तैयारी करते करते कुछ प्राइवेट जॉब भी किए सर, तो कैसे मैनेज करते थे? थोड़ा बीच बीच में एक्चुअली जैसे कि मेरा मेंस खत्म हो गया, तो मुझे काफी बड़ा जगह से ऑफर आया, तो हम लोग कुछ टाइम के लिए उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए काम किया उसमें, और फिर जब मुझे लगा कि नहीं मेन तो मुझे इसी में फोकस करना है, फिर मैं आ गया। और बीच बीच में हम लोग जब भी एक टाइम मिलता था इंटरव्यू और एक प्रीलिम्स के बीच में या मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो टाइम मिलता था, हमेशा से हम लोग, मैं और मेरे दोस्त, हम लोग प्लान करते थे अपने स्टार्टअप के बारे में, कंपनी के बारे में, बहुत सारे हम लोग ऐसे वर्कआउट करते थे काफी सारे टाइम। तो मुझे लगता है कि ये हमेशा से, मुझे लगता है ये नहीं होगा तो दूसरी चीजें मैं कर लूंगा। जी जी। दोस्तों का कितना महत्व होता है कोई भी तैयारी में या किसी भी सफलता के लिए? दोस्तों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है सर, आप कैसा मानते हैं सर, कितना दोस्तों का सपोर्ट मिलना चाहिए और कैसे दोस्त होने चाहिए एक आम आदमी के जीवन में? बिल्कुल, वो काफी आज के टाइम में, आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, तो जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, इतने जैसे कि 1000 फ्रेंड्स हैं, 1000 फॉलोअर्स हैं, इतने, ये बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या है कि दोस्त, मुझे लगता है कि वही दोस्त हैं कि जो आपके एक संस्कृत श्लोक है जो कि आपके बहुत खराब टाइम में, किसी के डेथ के टाइम में वो शमशान घाट जा सके, या मान लीजिए आप किसी की शादी ब्याह में वो खड़ा होके वो ये करा सके। तो दोनों समय में, अप एंड डाउन में, कोई दोस्त वो खड़ा हो पाए, जो ना कि जो कोई लाइक करे और कमेंट कर दे, तो मुझे लगता है कि वो फ्रेंड है। तो फ्रेंड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि आप वैसे ही हो जाते हो, जो 4-5 लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आप उन्हीं के जैसे ही बन जाते हो जी। आप कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाते हो। तो हमेशा से इंसान को अच्छे दोस्त चूज करने चाहिए, बढ़िया, जो अपने टाइप के लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, और जो थोड़ा अच्छे हम्बल लोग हैं, क्योंकि दोस्त बिगाड़ भी सकते हैं, दोस्त आपको बना भी सकते हैं। जी। और पेरेंट्स एक जगह हैं, बट हम लोग क्योंकि ज्यादातर टाइम स्कूल्स में, कॉलेजेस में दोस्तों के साथ ये करते हैं, तो अच्छे दोस्त ये करना चाहिए। मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि अभी जैसे मेरे एक बार फेलियर हुआ था आई थिंक यूपीएससी में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि उस टाइम में मैं शॉक में था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मैंने पेपर दिया था और मैं शॉक में था कि कैसे ऐसे हो गया। तो मैं रोना आ रहा था, फिर वो भी नहीं पा रहा था उस टाइम में, ऐसे एक सिचुएशन थी। और रोना, तो मैं सोचा किसको कॉल करूं, मम्मी पापा को तो फोन कर लिया, उसमें अगर किसको बताऊं। और आप हमेशा ढूंढते हो कि ऐसे किसी दोस्त को फोन करो जो आपकी बात सुन ले और आपको जज भी ना करे, और बस सुन ले। आप कभी कभी चाहते हो कोई दोस्त है सुन ले। मुझे याद है वो, मैं पूरा फोन अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ढूंढा, तब देखा फिर कि 3-4 दोस्त ही ऐसे मिले जिनको मैं बता सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है फिर उनसे बात हुई, धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे समझाया, काफी चीजें ये किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे 2-3 दोस्त आपको, अगर आपको 1000 दोस्त नहीं चाहिए, आपको 2-3 अच्छे दोस्त मिल जाए जो कि अच्छे, सही टाइम में सही चीजें आपको गाइड करें। और बहुत ऐसे दोस्तों की बहुत जरूरत है आपको, ना कि बस सही, मान लीजिए बहुत अच्छी टाइम में आपके साथ रहे, गलत टाइम में छोड़ दे, ऐसे दोस्तों की नहीं। आपके 2-3 दोस्त अगर अच्छे मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आजकल भी लोग जैसे बात कर रहे हैं कि आपको जो नंबर ऑफ फ्रेंड से आप कितना डेप्थ ऑफ फ्रेंडशिप है, वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। मुझे लगता है कि लोगों को अच्छे दोस्त चुनना चाहिए। सर, जो यूपीएससी सहित अन्य कंपटीशन के एग्जाम के लिए लोग युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में आपका सर मैसेज कैसे करना चाहिए सर? क्योंकि जब बच्चे आजकल युवा वर्ग जरा सा असफलता में डिप्रेशन आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, जो भी तैयारी करते हैं एग्जाम, उनके लिए आपका क्या संदेश सर? कैसे करना चाहिए? सफलता असफलता दोनों जीवन में आता है सर, कोई जरूरी हर आदमी सफल होता है, कभी असफल भी होता है, तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए सर? बिल्कुल, ये एग्जाम क्या है कि देखिए, मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि लक बहुत ज्यादा मैटर करता है जी। इनफैक्ट जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो हमारे साथ 3 लाख में से 10,000 बच्चे तो ऐसे थे जो हमारे साथ इक्वल कैलिबर के थे जी। और कहीं ना कहीं उस दिन उनका सब कुछ ठीक नहीं हुआ, कौन कैसे पेपर इवेलुएट किया, और वो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए, और हम लोग बहुत लकी थे और करके हम लोग सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे नहीं है कि वो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो कैपेबल पर्सन नहीं है, जी। या जो सिलेक्ट हो गए वो कैपेबल है। तो मुझे लगता है कि आपको किसी को भी डिप्रेशन में ये नहीं आना चाहिए। और वक्त की बात है और कंपटीशन इतना ज्यादा है, पोस्ट बहुत कम है, आप लोग बहुत कैपेबल हो,
कल इनफैक्ट हम लोग जैसे एक छोटा सा गांव गए थे, आमली करके, जी, आमली जी, गांव गए थे। तो वहाँ पे किसान से, वहाँ से एक छोटा सा लड़का, कम एज का लड़का, कमलेश साहू और समथिंग ऐसा था, उससे मिले। तो उसकी बात ये थी कि वो बीएससी किया, उसके बाद एग्रीकल्चर किया, एमएससी किया उसने एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर किया। उसके बाद कोविड के टाइम आ गया तो वो उसने उसको छोड़ना पड़ा, पढ़ाई वगैरह छोड़ना पड़ा और घर आ गया वो, और यहाँ पे जॉबलेस हो गया। तो वो लड़का वहां पे डिप्रेशन में चला गया। फिर उसको मिला एक हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो सारवाजी मिले। जी, सारवाजी मिले तो उन्होंने बोला कि तुम नर्सरी और वेजिटेबल फार्मिंग करो। और वो लड़का देखिए 3-4 साल में लगभग अभी वो 3-4 एकड़ से खेती शुरू किया था, और अभी आज के टाइम में लगभग 25 एकड़ में वो खेती करता है, 50 लोगों को वो रोजगार दे रहा है। तो मुझे लगता है कि लोग आजकल के एक बहुत संभावना का दौर है। आप देखेंगे, मैं फील्ड में इतने लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बस एक एग्जाम नहीं हुआ या ये कोई सर्विस नहीं हुई तो आपको हतोत्साह हो जाना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत अच्छे कर रहे हैं फील्ड में। आप प्रयास तो करो, आपने एग्जाम में प्रयास किया तो आप दूसरी चीजों में इतना प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अभी एक लड़का हम लोगों को मिला था, अभी पुरुत का ही हम लोग किसान चौपाल करा रहे थे। वो आईटी में जॉब करता था, लगभग उसका पैकेज जो था सालाना 40 लाख के आसपास है। जी, जी, पुष्पक साहू करके। जी, तो लगभग 40 लाख के आसपास पैकेज छोड़ के वो यहाँ पे आया है और एरोपोनिक्स कर रहा है, एरोपोनिक्स की खेती कर रहा है। वो जी। ऑर्चिड की फार्मिंग कर रहा है एरोपोनिक्स मेथड में। तो उसमें लगभग बहुत लागत लगती है, 1-2 करोड़ ये कर रहा है, मगर वो 1-2 करोड़ का लागत लगता है, मगर वो पूरा ये करा रहा है और उसको ये है कि मैं करवा दूंगा। जी, तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं में आजकल बहुत कॉन्फिडेंस है, पूरी चीजें ऑनलाइन, सभी चीजें ऑनलाइन है, मार्केट बहुत बड़ा, इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है। तो मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी कुछ ये करेंगे तो वो अच्छा ही कर लेंगे। इतना मेहनत जहाँ पे आप कोई जॉब में कर रहे हैं उससे अच्छा कहीं दूसरी जगह पे करेंगे, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी करा लेंगे। और मुझे लगता है कोई अगर यूपीएससी भी नहीं हुआ, कोई दूसरे जॉब पे, कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं है, सब डिपेंड करता है कि आप किस एटीट्यूड से आप काम करते हैं। जी, जी, मैं तो अभी भी देखता हूँ, जैसे कि मैं कभी बहुत सारे, मैं फील्ड में भी बहुत स्टाफ को देखता हूँ, मुझे लगता है अभी भी मुझे सीखने को बहुत जरूरत है ना। जी, कि जैसे छोटे छोटे स्टाफ्स में, जैसे सचिव से जीआरएस है, कुछ जीआरएस एट पार होते हैं काम करने के लिए। जी, और कुछ जैसे कि आरईओ से आप खेती का इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो लाइफ में बहुत लोगों से सीखा हूँ और सीख भी रहा हूँ अभी भी। तो मुझे लगता है कि हम लोग कोई एग्जाम क्लियर कर दिए तो इतना ये नहीं, मुझे लगता है कि हर कोई पर्सन जो जहाँ पे है वहाँ पे बढ़िया एक्सेल करे। तो मुझे लगता है आप सभी मिलके इंडिया, हम सबको मिलके इंडिया, भारत बनते हैं हम लोग। और सब लोग अगर अपना अच्छे प्रयास करेंगे, अपना जो सबको ये, जैसे कि मैं ऊपर हूँ मैं नीचे हूँ, ये सब छोड़ के अगर हम लोग सोचेंगे तो मुझे लगता है हम, और अपने पद और बाकी के छोड़ के भी अपना जो हमारा जो नैतिक, आपसे बात हो रही थी, जो हमारा नैतिक दायित्व है हमारे समाज के लिए, मुझे लगता है अगर बहुत चीजें करा लेंगे, मुझे लगता है कि एक बेहतर भारत हम बना सकते हैं। आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप बस्तर से लेकर रायगढ़ तक आपने एसडीएम दंतेवाड़ा, सीओ रायगढ़, कमिश्नर रायपुर नगर निगम, धमतरी आपकी पहली कलेक्ट्री है। धमतरी में विकास की काफी संभावना है और लगातार आप दौरा करके प्रयास कर रहे हैं। तो धमतरी के लिए आपकी ऐसी क्या योजना बना रहे थे जो धमतरी वाले लाइफ टाइम को याद कर सके सर? धमतरी के लिए हम लोग काफी सारे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत पहले से भी बहुत अच्छे कलेक्टर रहे हैं और बहुत अच्छे सीओज रहे हैं, बहुत अधिकारी। और धमतरी के यहाँ पे अच्छी है कि लोग बहुत पॉजिटिव हैं जी, लोग पॉजिटिव हैं, एंटरप्राइजिंग लोग हैं, तो बहुत सारे काम करने का स्कोप है। जो एरियाज हम लोग काम करेंगे अभी, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को, अधोसंरचना जो है, स्पेशली रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, उसको प्राइमरी अभी फोकस कर रहे हैं। मेजर रोड्स 3 रोड बनने हैं शहर में, उसके बाद मेजर 3 रोड बनने हैं, उसके बाद रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे खुलने के बाद बहुत सारी संभावना बढ़ जाएगी। स्पेशली हमारी जो धमतरी की पुरुद, धमतरी, मगरलोड और स्पेशली नगरी एरिया में बहुत संभावना। रेलवे अभी हमारे लगभग जून जुलाई में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, रेलवे स्टेशन का काम हम लोग चालू करा देंगे। उसके बाद कुछ मेजर रोड्स और बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। मेजर रोड और ब्रिजेस का मैंने प्रपोजल स्टेट को दिया हुआ है उसमें। और स्पेशली उसके बाद सेकेंड आता है कि अर्बन एरिया जो है अपना धमतरी और पुरुद में, वहाँ पे भी काफी सारे प्रोजेक्ट, रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ड्रेन का प्रोजेक्ट ले रहे हैं कि यहाँ पे पानी वगैरह ना जमे और अच्छी ड्रेनेज वगैरह नेटवर्क बन जाए। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग सैंक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, बस स्टैंड न्यू शिफ्टिंग करा रहे हैं ताकि शहर थोड़ा बढ़े और फैले। उसके बाद एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग रुद्री
रुद्री में ले रहे हैं। रुद्री का जो हाउसिंग बोर्ड है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसको लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग नालंदा लाइब्रेरी बहुत जल्दी बनने वाला है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बड़ी सौगात रहेगी। एक कोवर्किंग स्पेस और एक बॉक्स ग्रिड हम लोग बहुत जल्दी 2 महीने के भीतर कंप्लीट करा रहे हैं शहर के लिए। टूरिज्म का जब आता है, पर्यटन की बात आते हैं, पर्यटन का बहुत मुझे लगता है संभावना है। गंगरेल का एक रीडेवलपमेंट प्लान हम लोग पूरा ड्राफ्ट कर रहे हैं, ताकि गंगरेल को जैसे पुरूल साइड से कोई आए, वहां से अच्छे रोड से कनेक्टेड डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए। उसके बाद गंगरेल का अभी दूसरा फ्रंट ओपन करने की जरूरत है तुमड़ावार साइड में, जहाँ पे और टूरिज्म डेवलप हो सके। एक आइलैंड है थिम्बली करके, थिम्बली, उसको भी हम लोग प्लान कर रहे हैं टूरिज्म का ये करने के लिए। बाकी मैडम सिल्ली है, नरहरा है, और रुद्री बैराज के दूसरे साइड है, जहाँ पे बहुत संभावना, और महानदी का उद्गम स्थल, वो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम लोग काम करेंगे। आपकी महत्वाकांक्षी सर महानदी उसके लेके बताएं सर, क्योंकि उसमें क्या आपकी योजना है सर? मैं चाहता हूँ कि जिले वासियों को उसके बारे में हाँ, महानदी की इनको बेसिकली हम लोगों ने महानदी एवेकनिंग ये करके ये दिया है, प्रोग्राम दिया है। महानदी पूरा जैसे कि 2 स्टेट्स का हम लोग देखते हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का लाइफलाइन है, और इस नदी को अभी रिजुविनेट करने की जरूरत है। और स्पेशली इनिशियल जो पैच है आप देखेंगे, बहुत कहीं पे कुछ कब्जा हो गया, या कहीं पे मान लीजिए पूरा डेड, ऑलमोस्ट डेड टाइप की रिवर है। जब तक हम लोग वो गंगरेल या इस तरफ नहीं आते, बहुत एरिया तक उसका विड्थ नहीं है, तो अभी नदी का स्थिति अच्छा नहीं था, और हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने पूरा प्लान किया है, जहाँ पे उद्गम स्थल है कर्णेश्वर से लेके श्रृंगी, कर्णेश्वर, फरसिया, ये सारे एंटायर एरिया में हम लोग लगभग 20 किलोमीटर एरिया में अभी काम करा रहे हैं। 20 किलोमीटर एरिया में पूरा हम लोग क्लीनिंग करा रहे हैं उसको। बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ताकि वहां पे पानी रुक पाए, आनीकट वगैरह बनाएंगे। एक बृहद प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, कर्णेश्वर संगम, ये सबको जोड़ के एक ये करें, ताकि वहां पे पर्यटन है, इकोलॉजी है, सब कुछ पर्यटन का भी बढ़ावा हो। उसके साथ लोग जाएं, स्पेशली लोग जाने कि महानदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, क्योंकि बहुत गर्व की बात है कि धमतरी में इसका शुरुआत होता है और लोगों को पता नहीं है। और इतना बड़ा नदी और इतना इम्पोर्टेंट नदी है दोनों स्टेट्स के लिए, तो हम लोग उसके ऊपर पूरा एंटायर डेवलपमेंट प्लान है। कर्णेश्वर के पास आनीकट बनना है, रोड बनना है, और बहुत सारे काम हम लोग को वहाँ पे करना है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। कुछ काम हम लोग बारिश से पहले अभी कंप्लीट करा देंगे, स्पेशली फरसिया से कर्णेश्वर वाला काम, उसको क्लीनिंग वाला, रिवर को पूरा रिवर बेड को क्लीन कर रहे हैं, ताकि वो अभी जहाँ पे जो थोड़ा बहुत कमी है, पानी का इशू आता है, सिल्टेशन हो गया, वो ठीक हो जाए। और इसको बहुत बड़े हमने जैसे इंडिया के वाटरमैन जो बोल रहे थे, राजेंद्र सिंह जी अभी विजिट किए थे, वो उन्होंने भी सहमति दिया कि वो सपोर्ट करेंगे। और बहुत फेमस IIT मद्रास के साथ उनके एम्पैनल है नीमल राघवन, और वो भी काम कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में। तो ऐसे काफी अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इतनी व्यस्तता के बीच परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं सर? क्योंकि सुबह से रात तक आपने बताया कि आप 24 घंटा काम करना चाहते हैं, 24 घंटा काम करने के लिए परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे में कैसे परिवार को मैनेज करते हैं? पता नहीं, अभी तो मैं लास्ट 2 साल से, क्योंकि 1-1.5 साल से बड़ा डिफिकल्ट ये होगा है, क्योंकि निगम में भी जब भी था हम लोग लगभग 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एटेस्टेज में हम लोग काम करते थे, और मुझे वहां से ही आदत लग गया ये करने के लिए। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है निगम से थोड़ा कम काम है, क्योंकि वहां पे सुबह से हम लोग देर लगते थे, और यहाँ पे भी थोड़ा समय कभी कभी निकालते हैं। कभी एटलीस्ट यहाँ पे ये है कि धमतरी में बहुत सुंदर है, धमतरी अपने आप में बहुत सुंदर है, गंगरेल भी बहुत पास है, तो थोड़ा बहुत फैमिलीज के साथ विजिट करें ये वगैरह, तो मुझे लगता है कि अच्छा समय निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत निकालते हैं ना। तो, हाँ। मगर जैसे मुझे याद है कि जैसे हम लोग नगर निगम में हम लोग काम करते थे, तो भी ऐसे ही होता था कि ऐसे वाइफ के साथ कहीं बाहर जाओ, तो स्पेशली कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ, तो हमेशा से नजर रहती थी, अच्छा ये रोड पे काम चल रहा है, ये डिवाइडर पे काम चल रहा है, वहां भी नजरें लगी रहती थी। ये वाला काम यहाँ पे हम लोग काम करा रहे हैं, यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, तो वो आदत वहां से खराब हो गई हम लोग की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।